कभी सोचा है कि यह जमीन जिस पर हम चलते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी? आज हम भारत की लाखों साल पुरानी भूवैज्ञानिक कहानी को खंगालेंगे और समझेंगे कि हमारे ये शानदार पहाड़, विशाल मैदान और प्राचीन पठार आखिर बने कैसे। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। अच्छा, तो शुरुआत एक पहेली से करते हैं। भारत के उत्तर में दुनिया के सबसे ऊंचे और एकदम नए पहाड़ हिमालय खड़े हैं, जबकि दक्षिण में एक बहुत ही पुराना और सपाट पठार फैला हुआ है। ऐसा क्यों है? मतलब एक ही देश में जमीन की उम्र में इतना बड़ा अंतर, आखिर कैसे? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें दो सुपर पावर्स के बारे में जानना होगा। ये दो ताकतें हैं जो लगातार एक दूसरे से टकराती रहती हैं, और इसी टकराव से पृथ्वी की सतह पर सब कुछ बनता और बिगड़ता है। देखिए, हमारे चारों ओर की हर जमीन, हर पहाड़, हर मैदान असल में इन दो ताकतों के बीच चल रही एक जबरदस्त रस्साकशी का नतीजा है। एक है एंडोजेनिक बल, जो पृथ्वी के अंदर से आता है और जमीन को ऊपर उठाकर पहाड़ और पठार बनाता है, और दूसरा है एक्सोजेनिक बल, मतलब हवा और पानी, जो इन ऊंची ऊंची चीजों को लगातार घिसकर समतल करने में लगा रहता है। तो एक बनाने वाला है और दूसरा मिटाने वाला। भारत की कहानी को समझने के लिए हमें मुख्य रूप से अंदरूनी ताकतों यानी एंडोजेनिक बलों पर ध्यान देना होगा। यही वो अदृश्य शक्तियां हैं जिन्होंने पृथ्वी के गर्भ से हमारे इस उपमहाद्वीप को गढ़ा है, इसे आकार दिया है। तो अब मिलते हैं अपनी कहानी के मेन हीरो से, द इंडियन प्लेट। ये जमीन का कोई मामूली टुकड़ा नहीं है साहब, इसकी लाखों साल लंबी यात्रा ही वो महागाथा है जिसने भारत को उसका आज का रूप दिया है। जरा कल्पना कीजिए, आज से कोई 7 करोड़ साल पहले भारत दक्षिणी गोलार्ध में था, ऑस्ट्रेलिया के पास। फिर इसने उत्तर की ओर एक बहुत लंबी और तेज यात्रा शुरू की और आखिरकार विशाल यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। और बस यही वो महाटक्कर थी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। यही वो पल था जब इतिहास रचा गया। दो विशाल भूभागों की ये टक्कर भारत को बनाने वाली सबसे बड़ी, सबसे अहम घटना थी। इसी से हमारे देश की सबसे खास पहचान, हमारे पहाड़ और हमारे मैदान बने। इस टक्कर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कार क्रैश की कल्पना करना। बस फर्क इतना है कि ये क्रैश लाखों सालों तक बिल्कुल स्लो मोशन में चला। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो बीच की जमीन ऊपर की ओर मुड़ गई, सिकुड़ गई, ठीक वैसे ही जैसे टक्कर में कार का बोनेट मुड़ जाता है। और यही क्रम्पल जोन आज दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यानी हमारा हिमालय है। और इस एक घटना ने दूसरी को जन्म दिया। एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। टक्कर से हिमालय बने, फिर इन विशाल पहाड़ों के वजन से उनके ठीक दक्षिण में जमीन नीचे धंस गई और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों ने लाखों साल तक अपनी लाई हुई मिट्टी से इस गड्ढे को भर दिया, और इस तरह बने हमारे विशाल और उपजाऊ उत्तरी मैदान। तो सोचिए, एक टक्कर और कितने सारे नतीजे। इससे सिर्फ पहाड़ और मैदान ही नहीं बने, बल्कि ये क्षेत्र आज भी भूकंपों से कांपता रहता है। और तो और हिमालय एक विशाल दीवार की तरह खड़ा होकर मानसूनी हवाओं को रोकता है और एक तरह से पूरे भारत के मौसम को नियंत्रित करता है। चलिए, अब उत्तर की इस युवा और बेचैन जमीन को छोड़कर चलते हैं भारत के प्राचीन और शांत दिल की ओर, प्रायद्वीपीय पठार। ये हमारी कहानी का एक बिल्कुल अलग और बहुत बहुत पुराना अध्याय है। भारत के उत्तर और दक्षिण में जमीन आसमान का फर्क है, सच में। एक तरफ हिमालय है, युवा, ऊर्जा से भरपूर और हमेशा बदलता हुआ। दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय पठार, एक बूढ़ा, शांत और स्थिर भूभाग जो अरबों सालों से लगभग वैसा का वैसा ही है। और जमीन का ये फर्क यहाँ की नदियों के स्वभाव में भी साफ साफ दिखता है। हिमालय की नदियाँ युवा और जोशीली हैं, जो पहाड़ों को काटकर गहरी गहरी घाटियाँ बनाती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ शांत और मंजी हुई हैं, जो चौड़ी और उथली घाटियों में बड़े आराम से बहती हैं। सब कुछ जमीन की उम्र का ही खेल है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिन ताकतों ने भारत को बनाया, वे आज भी इसी वक्त अपना काम कर रही हैं। हमारे पैरों के नीचे की जमीन हर पल बदल रही है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को उत्तर की ओर धकेल रही है। और रफ्तार जानते हैं क्या है? लगभग उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं।
हर साल करीब 5 सेंटीमीटर। और इसी वजह से हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है और ये पूरा इलाका भूकंपों से हिलता रहता है। तो अब एक सवाल, अगर इंडियन प्लेट ऐसे ही चलती रही तो आज से 5 करोड़ साल बाद भारत का नक्शा कैसा दिखेगा? इसके बारे में सोचना ही कितना रोमांचक है ना? और ये हमें याद दिलाता है कि हम एक जीती जागती हमेशा बदलती हुई पृथ्वी पर रहते हैं। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की नींव है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही देश में एक तरफ तो दुनिया के सबसे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ हों और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ और घनी आबादी वाले मैदान? ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें जरा विज्ञान की मदद लेनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से और जानते हैं कि इस विरोधाभासों से भरी जमीन के रहस्यों की चाबी आखिर है क्या। और वो चाबी है भू आकृति विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में फिजियोग्राफी कहते हैं। अब देखिए, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। किसी भी जगह की जमीन कैसी दिखती है, ये 3 चीजों पर निर्भर करता है। वहाँ की चट्टानों की संरचना कैसी है, वहाँ कौन सी प्रक्रिया काम कर रही है, जैसे नदी का बहना या हवा का चलना, और वो अपने विकास की किस अवस्था में है। बस यही फॉर्मूला हमें सब कुछ समझने में मदद करेगा। तो चलिए अपनी कहानी के पहले और सबसे विशाल किरदार की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है पहाड़ों के बनने की। ये कहानी है महान हिमालय की। हिमालय कोई आम पहाड़ नहीं है। असल में ये एक बहुत ही धीमी रफ्तार वाली टक्कर का नतीजा है जो आज भी चल रही है। जरा सोचिए, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट इसी पल यूरेशियन प्लेट को उत्तर की तरफ धकेल रही है। ये कोई लाखों साल पहले खत्म हुई घटना नहीं है, ये आज भी हो रहा एक लाइव इवेंट है। और इस लगातार चल रही टक्कर का सबसे दिलचस्प नतीजा ये है कि हिमालय भूवैज्ञानिक तौर पर युवा हैं। और जब हम युवा कहते हैं तो हमारा मतलब है कि ये कमज़ोर और लचीले हैं। ये उन पुराने, कठोर और स्थिर पहाड़ों की तरह नहीं है जो वक्त के साथ घिस चुके हैं। इनकी बनावट तो आज भी चल रही है। और इस जवानी के सबूत आपको हर जगह मिलेंगे। जब हम हिमालय में गहरी वी आकार की घाटियां देखते हैं या वो गरजते हुए झरने और तेज रफ्तार से बहती नदियां देखते हैं, तो असल में हम उसकी युवा ऊर्जा को ही देख रहे होते हैं। ये सारे संकेत बताते हैं कि ये जमीन अभी भी बन रही है, बदल रही है। लेकिन देखिए, इस जवानी और लचीलेपन का एक दूसरा ज्यादा गंभीर पहलू भी है। यही वजह है कि ये पूरा इलाका भूगर्भीय रूप से इतना एक्टिव है। बार बार आने वाले भूकंप, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स, और यहाँ तक कि एक नदी का दूसरी नदी का रास्ता छीन लेना, ये सब इसी सक्रिय भूविज्ञान के सीधे नतीजे हैं। ठीक है, तो पहाड़ तो बन गए, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम मंच पर आते हैं हमारी दूसरे हीरो, नदियाँ। चलिए देखते हैं कि कैसे पहाड़ों से निकली इन धाराओं ने एक पूरी की पूरी दुनिया बना दी। जरा कल्पना कीजिए, जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठ रहा था, उससे निकलने वाली नदियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबा बहाकर ला रही थीं। इस सारे मलबे को उन्होंने हिमालय के ठीक दक्षिण में बने एक बहुत बड़े गड्ढे में भरना शुरू कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। लाखों सालों में इन नदियों ने इतना मलबा जमा किया कि कुछ जगहों पर इस जलोढ़ मिट्टी की गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। सोचिए जरा, लगभग 2 किलोमीटर गहरी मिट्टी की परत। ये दिखाता है कि प्रकृति कितनी बड़ी निर्माता हो सकती है। अब ये जो पूरा मैदान है ना, ये एक जैसा सपाट नहीं है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं तो ये अलग अलग पट्टियों में बटा हुआ है। सबसे पहले पहाड़ों के ठीक नीचे भावर आता है, जहां नदियां कंकड़ पत्थरों के नीचे गायब सी हो जाती हैं। फिर आता है तराई, एक दलदली इलाका जहां ये नदियां फिर से जमीन पर दिखने लगती हैं। इसके बाद भांगर, जो पुरानी मिट्टी का इलाका है, और आखिर में खादर, जो नदी के किनारे का नया और सबसे उपजाऊ मैदान है। तो हमने पहाड़ और मैदान, 2 बड़ी कहानियां तो समझ ली, लेकिन भारत की पूरी तस्वीर अभी बाकी है। तो चलिए अब फटाफट एक नज़र बाकी हिस्सों पर भी डालते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। हिमालय से बिल्कुल उल्टा हमारे पास है प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर जमीनी हिस्सा है, जो सख्त चट्टानों से बना है। यही वजह है कि यहाँ भूकंप कम आते हैं और ये खनिजों का खजाना है। फिर आता है भारतीय मरुस्थल। ये एक विशाल सूखा इलाका है जिसे नदियों ने नहीं बल्कि हवा की ताकत ने शक्ल दिया है।
रेत के टीले और दूसरी आकृतियां सब हवा का ही कमाल हैं। पठार के दोनों तरफ समंदर और जमीन के बीच में तटीय मैदानों की पतली पतली पट्टियां हैं। ये बंदरगाहों और व्यापार के लिए हमेशा से बहुत जरूरी रही हैं। और हाँ, हम अपने द्वीपों को कैसे भूल सकते हैं। हमारे पास 2 मुख्य द्वीप समूह हैं और दोनों के बनने की कहानी बिल्कुल अलग है। एक ज्वालामुखी से बना है तो दूसरा मूंगे जैसे छोटे समुद्री जीवों से। तो अब हमारे सामने पूरा भूवैज्ञानिक कैनवस तैयार है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये नहीं है। असल सवाल तो ये है कि इस जमीन ने, इन चट्टानों और नदियों ने यहाँ के जीवन और यहाँ की सभ्यता को कैसे गढ़ा है। याद है वो नदियाँ जिन्होंने मैदान बनाए थे? बस उनकी लाई हुई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ने इस इलाके को भारत का कृषि का गढ़ बना दिया। और जाहिर है, जहाँ खाना होता है वहीं इंसान बसता है। यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार बता देती है। उपजाऊ मिट्टी सिर्फ गंदगी नहीं है, ये एक सभ्यता की नींव है। हिमालय के उस धीमी टक्कर से लेकर नदियों के बहाव तक हर भूवैज्ञानिक घटना ने दरअसल मानव इतिहास की नींव रखने में मदद की है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भारतीय प्लेट आज भी उत्तर की ओर खिसक रही है, नदियां आज भी मिट्टी जमा कर रही हैं। भूविज्ञान का ये धीमा काम कभी रुकता नहीं है। तो सोचने वाली बात ये है कि आज से 10 लाख साल बाद ये परिदृश्य, ये नक्शा कैसा दिखेगा। हिमालय की ऊंची चोटियों के पार भारत का असली गहरा भेद छुपा है। एक ऐसी जमीन जो लाखों करोड़ों सालों से वहीं है और अपने अंदर एक पूरी कहानी समेटे हुए है। तो इस कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे भारत के प्राचीन हिस्से से, फिर उसके बड़े पठार से गुजरेंगे, रेगिस्तान और समंदर के किनारों को देखेंगे और आखिर में दूर दराज के अनोखे द्वीपों तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे पुराने और सबसे मजबूत हिस्से की, प्रायद्वीपीय पठार, जो इस पूरे उपमहाद्वीप की नींव है। अब ये जो बड़ा सा त्रिभुज जैसा दिखने वाला पठार है ना, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। इसकी कई खास बातें हैं, जैसे इसका आकार, यहाँ से बहने वाली नदियाँ जो ज्यादातर पूरब की तरफ जाती हैं, और हाँ, इसके 3 अलग अलग हिस्से हैं, दक्कन, मध्य उच्च भूमि और उत्तर पूर्वी पठार। हर एक की अपनी अलग पहचान है। चलिए इनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो अब इस पठार की कहानी को इसके 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। हर हिस्से का अपना एक अलग किरदार है, अपनी एक अलग कहानी है। दक्षिण में जो दक्कन का पठार है, उसके दोनों तरफ 2 पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जैसे 2 दीवारें। एक तरफ है पश्चिमी घाट, जो एकदम सीधे और ऊंचे हैं, टूटे हुए नहीं हैं, और दूसरी तरफ है पूर्वी घाट, जो थोड़े नीचे हैं और बीच बीच में टूटे हुए हैं। इनको सदियों से बह रही नदियों ने काट छाट कर ऐसा बना दिया है। और पश्चिमी घाट कितने विशाल हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी लगभग 2695 मीटर ऊंची है। सोचकर देखिए। अब थोड़ा उत्तर की तरफ चलते हैं पठार के दूसरे हिस्से में। यहाँ है मध्य उच्च भूमि। ये न सिर्फ यमुना की सहायक नदियों का स्रोत है, बल्कि इसे भारत का खनिज का खजाना भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार, जो इसका हिस्सा है, खनिजों से भरा पड़ा है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। उत्तर पूर्व का जो पठार है ना, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया जैसी पहाड़ियां हैं, वो असल में इसी मुख्य पठार का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, जब हिमालय बन रहा था, तब जमीन के अंदर हुई एक जबरदस्त हलचल ने इसे मुख्य ब्लॉक से अलग कर दिया। चलिए अब इस पठार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आसपास के इलाकों में भारत की जमीन और कौन-कौन से अनोखे रूप लेती है। पश्चिम में है थार का रेगिस्तान, और ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपाए हुए है। आज भले ही यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत है, लेकिन इस रेत के नीचे एक बिल्कुल अलग हरे भरे समय के सबूत दफन हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत आकल में मिले लकड़ी के जीवाश्म। और ये कितने पुराने हैं? लगभग 18 करोड़ साल। इससे साफ पता चलता है कि ये रेगिस्तान कभी एक समुद्र के नीचे था। हैरानी की बात है ना? खैर, आज की हकीकत तो रेत ही है, और यहाँ का नज़ारा इन खूबसूरत चांद के आकार के रेत के टीलों से बनता है। इन्हें बरखान कहते हैं, जिन्हें हवा ने तराशा है।
अब समुद्री किनारों की बात करें तो वहां भी जमीन आसमान का फर्क है। जो पश्चिमी तट है वो संकरा और डूबा हुआ है, यानी निमज्जित, इसलिए वहां प्राकृतिक बंदरगाह बनाना आसान है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी तट चौड़ा और उभरा हुआ है, यानी उन्मज्जित। यहाँ बड़ी बड़ी नदियां समुद्र से मिलने से पहले अपने विशाल डेल्टा बनाती हैं। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव। चलिए मुख्य भूमि से दूर समुद्र में चलते हैं, जहां भारत के दो बिल्कुल अलग तरह के द्वीप समूह मौजूद हैं। इन दोनों द्वीप समूहों की सबसे दिलचस्प बात है इनकी शुरुआत, इनका मूल। ये एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। एक ज्वालामुखी से बने हैं तो दूसरे को समुद्र के नन्हे जीवों यानी प्रवाल ने बनाया है। अंडमान और निकोबार ये असल में समुद्र के नीचे के पहाड़ों की चोटियां हैं जो पानी से ऊपर आ गई हैं। और यहीं पर है बैरन द्वीप, भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरी तरफ है लक्षद्वीप। ये द्वीप प्रवाल से बने हैं। हजारों सालों में इन छोटे छोटे जीवों ने मिलकर इस खूबसूरत लेकिन नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाया है। तो इस पूरे सफर से एक बात तो साफ है, भारत का भूगोल सिर्फ कुछ नामों और नक्शों का खेल नहीं है, बल्कि ये करोड़ों सालों में लिखी गई एक जिंदा कहानी है। प्राचीन पठार की चट्टानों से लेकर जीवित प्रवाल तक हर चीज अपनी एक अलग दास्तान सुना रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का, इस पूरे महाकाव्य का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोचक लगता है? तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि भारत की जमीन सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ कैनवस है। यहाँ हर पठार, हर रेगिस्तान और हर द्वीप की अपनी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमारी जिंदगी पर, हमारे मौसम पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर असर डाल रही है। अगली बार जब तक हम मिलें, अपने आसपास की इस जमीन को देखिए और इसकी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए।